प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पीली रोशनी में नहाई राजधानी एक्सप्रेस जैसे विशाल अजगर की तरह फैली हुई थी। हर तरफ कोल्ट्री के इंजन की धीमी गर्जना, खिड़कियों से झांकते रात के मुसाफिर, चाय वाले की आवाज और थर्ड क्लास कोचों के बच्चों की टोकटाक से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं शेखर, उम्र 45, आर्किटेक्ट, अपने कोच के साइड लोअर बर्थ A4 पर बैठा खिड़की के बाहर भागम भाग देख रहा था। उम्र और तजुर्बे ने मुझे जितना हो सके शांत रहने की आदत दी थी, लेकिन आज रात हवा में कुछ अलग ही तनाव था, जैसे कोई अनजाना फिक्र घुटन भर रहा हो। अगला स्टॉप अभी 10 मिनट दूर था। दूसरे कोच B2 के खुले दरवाजे पर हलचल हुई। पीली रोशनी में एक लड़की नजर आई जो शायद 19 से 20 साल की होगी। उसके कंधे पर एक कॉलेज बैग था जो जरूरत से ज्यादा भारी लग रहा था, और हाथ में उसने एक छोटा सा हैंडबैग कसकर पकड़ा हुआ था। उंगलियों की नसें सफेद हो आई थी, सांस फूल रही थी उसकी। वो चारों ओर घबराकर ऐसे देख रही थी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। लगा जैसे स्टेशन का भीड़ वहां थम सी गई हो। अचानक धमाका हुआ। वाहन ने एक झटके में रेल पकड़ ली थी। लड़की कूदती हुई कोच में आई। दरवाजा बंद हो गया। वो बुरी तरह से नहलाई हुई, खून की बोतलों और आते जाते यात्रियों की रोशनी में पसीने से तर हो रही थी। उसने अपना सामान सहलाते हुए सीट पर रखा, जैसे उसमें शीशे का सामान हो। फिर वो खुद भी बगल वाली सीट A3 साइड लोअर पर बहुत सावधानी से बैठ गई। उसकी अपनी सीट मेरे सामने वाली थी। थोड़ी देर उसने पसीना पोंछा और फिर गर्दन हिलाने लगी, जैसे बेचैनी से बचने को कंधे मुड़ने लगे हों। उसने मेरी ओर देखा। मैंने मुस्कुराकर अपना चश्मा ठीक किया और फिर खिड़की की तरफ निराशा में घूर गया कि सब शांत हो सके। ट्रेन ने झटके के साथ गति पकड़ी और आगे निकलने लगी। जैसे ही हावड़ा स्टेशन लुप्त हो गया, ऐसी कोच में अंधेरा छा गया। बस हल्की नाइट लैंप की रोशनी में चारों तरफ उजाला फैल रहा था। अटेंडेंट चादरें बांटते हुए मेरे पास से गुजर गया, पर मैंने उसे चाय का ऑर्डर तक नहीं दिया। मेरी किताब खुली थी हाथ में, पर मेरी नजरें बार बार उस लड़की पर जा अटक रही थी। 4-6 बार उसने पानी की बोतल खोली, लेकिन न एक घूंट पिया। हाथ में उसका फोन था। स्क्रीन बंद थी, लेकिन उसका अंगूठा पावर बटन पर ऐसे टिका था जैसे कोई कॉल आने वाली हो या आने का डर हो। करीब 1 बजे, जब कोच के मुख्य बल्ब बंद हो गए और सिर्फ नाइट लैंप जल रहे थे, उसी वक्त अचानक लड़की के फोन की स्क्रीन जल उठी। वो झट से फोन देखती हुई उठी, पर कॉल हाथ से छूट गया। स्क्रीन पर नाम चमका, पापा। लड़की ने तुरंत कॉल काट दी और फिर फोन को पूरी तरह से बंद कर दिया। तभी मुझे पूरे विश्वास हो गया, ये सिर्फ कोई साधारण सफर नहीं था, ये एक बगावत थी। मैंने आखिरकार सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा, बेटी, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो बुरी तरह चौंकी। चुनरी ठीक करते हुए बोली, जी, बस नींद नहीं आ रही थी, चक्कर था। मैं मुस्कुरा पड़ा। अच्छा, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। वैसे भी बेटा, जब कोई अपना घर छोड़ता है तो नींद सबसे पहला रिश्ता तोड़ जाती है। मेरी बात सुनते ही वो सिहर उठी, आंखें गुस्से से चमकने लगी। कड़क आवाज में बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपना चश्मा खींचकर माथे पर रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, मैं पुलिस वाला नहीं हूं और न तुम्हें जज कर रहा हूं। बस एक इंसान से इंसान बात कर रहा हूं। मगर मेरे बाल ढलती उम्र में धूप में सफेद नहीं हुए। तुम्हारे बैग में वो कपड़े नहीं हैं जो 4 दिन की ट्रिप के लिए ले जाते हैं। तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी भी नहीं है जो नानी के घर जाने वाली लड़कियों के चेहरे पर होती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी लड़की रात के 1 बजे तक अपने पापा का कॉल नहीं काटती जब तक उसने कोई ऐसा कदम न उठा लिया हो जिसे वापस लेना मुश्किल हो। इस पर अचानक उसके चेहरे पर झटका सा आया। आंखों में डर और लाचारी भर गए। उसका बचाव टूट गया। धीरे धीरे उसने कहा,
मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं दिल्ली। मेरी वहां एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मैंने पूछा, नई जिंदगी? उस लड़के के साथ? क्या नाम है उसका? आर्यन? विक्की? राहुल? वो हैरानी से बोली, आपको कैसे पता? मैंने कहीं फुसफुसाकर जवाब दिया, क्योंकि कहानियां बदलती हैं, किरदार नहीं। तो वही लड़का दिल्ली स्टेशन पर तुम्हें लेने आएगा क्या? वो थोड़ा हिचकी, फिर थोड़ी मुस्कान के साथ बोली, हां, समीर नाम है उसका। वो मुझे लेने आएगा। हम शादी करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारे घर वाले समझते नहीं। वो पुराने ख्यालात के हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी पढ़ाई जारी रखूं। लेकिन समीर मुझे समझता है। उसे मेरे सपने पता है। मैंने दबी आवाज में पूछा, समीर क्या करता है? वो कुछ संकोच में पड़ी, फिर जवाब दिया, वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। मॉडल है और एक कॉल सेंटर में भी नौकरी कर रहा है, पर उसका भविष्य उज्जवल है। उसने कहा है कि हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। मैंने आगे बात करने से पहले एक गहरी सांस ली। तभी अटेंडेंट मुझे चाय के लिए आने लगी, सुबह की चाय का ऑर्डर लेने, पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर मैंने पूछा, रिया, एक कड़वा सच सुनोगी या फिर मैं भी तुम्हें गुड लक बोलकर सो जाऊं? वो चुप रही। थोड़ी देर बाद डरी हुई आवाज में बोली, सच? क्या सच है? मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो बेटी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने का खर्चा आसानी से बता देता हूं। तुम्हारे समीर का कमरा कितना छोटा होगा। किराया कम से कम 8 से 10 हजार रू होगा। वहां बिजली, पानी, खाना, सफर मिलाकर कम से कम 25 हजार रू महीने खर्चा होगा। समीर की सैलरी कितनी है? वो चुप रही। शायद खुद को अंदाजा भी नहीं था। मैंने शांत आवाज में कहा, मान लेते हैं कि 15 से 20 हजार होगी। ठीक है, अब तुम अभी प्रथम वर्ष में हो। तुम्हें किसी अच्छी नौकरी में वक्त लगेगा। और जो पैसे अथवा गहने तुम अपने बैग में छिपा कर लाए हो, हां, मुझे पता है तुम पूरी तरह खाली हाथ नहीं आई हो। वो कितने महीने चलेंगे? 2 महीने? 3 महीने? रिया ने होंठ भींच लिए। अंत तक उसने कहा, प्यार में पैसे मायने नहीं रखते अंकल। मैं उदास हंसा। ये डायलॉग फिल्मों में अच्छा लगता है बेटा। हकीकत में जब भूख लगती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर कूद जाता है। आज जो लड़का कह रहा है कि तुम आ जाओ, मैं सब संभालूंगा, कल जब मकान मालिक किराया देने के लिए दरवाजे पर आएगा, तब वही लड़का कहेगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर तुम ना आती तो मैं मौज से जी रहा होता। समझी? रिया की आंखों में डर तैरने लगा। वो धीरे से बोली, समीर ऐसा नहीं है। मैंने सहमी हुई मुस्कान के साथ कहा, बेटा, उधर कड़वा सच सुन लो या मैं चुप रहूं। तुम्हें सोने दूं? वो अंत तक चुप रही। फिर मैंने अपना फोन निकाला और उसकी तस्वीरों की गैलरी खोल दी। एक फोटो में मैंने उसके सामने एक 18 साल की लड़की का चेहरा दिखाया था। उसकी आंखों में उलझा काजल लिपटी हुई थी। चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, पर दोनों पैरों के नीचे वो व्हीलचेयर पर बैठी थी। मैंने भारी आवाज में कहा, ये मेरी बेटी थी, अवनी। रिया ने चित्र देखते हुए फुसफुसाई, थी? मैंने खिड़की की तरफ देखा, जैसे खुद को संभालता हुआ कहा, हां, 5 साल पहले वो भी किसी लड़के के प्यार में घर से निकल पड़ी थी। हम सब उसे रोकने ही नहीं लगे थे। हमें पता ही नहीं चला। वो लोग मुंबई चले गए। रिया की आंखें फैल गई। मैं कहानी आगे बढ़ा। शुरुआत के 6 महीने ठीक चल रहे थे, पर फिर लड़के का असली रंग दिखा। नशा, मारपीट, शक-शुबा। अवनी के पास घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि हम सबने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक रात हुआ यूं कि झगड़े के बाद वही लड़का उसे हाईवे के किनारे छोड़कर चला गया। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने शबाब सा गला रुंध गया। मैं चकनाचूर होकर रह गया। रिया ने डरते हुए हाथ मुंह पर रख लिया। मैंने पानी की बूंद ली और फिर फिसली आवाज में कहा, बेटा,
तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या था? उसकी मौत नहीं, सबसे बुरा यह था कि आखिरी 6 महीने वो नरक जैसा जीवन जी रही थी, बस इस डर से कि पापा क्या कहेंगे। अगर उसने बस एक बार भी मुझे कॉल किया होता और कहा होता, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे ले जाओ, तो मैं नंगे पांव भागता हुआ आता, दुनिया से लड़ जाता, उस लड़के को जेल भिजवा देता, लेकिन अपनी बच्ची को वापस ले आता। मैं रिया की तरफ मुड़ गया, मेरी आंखों में आंसू थे। बेटा, बाप का प्यार शर्तों वाला नहीं होता। वो तुम्हें चिल्ला सकता है, नाराज हो सकता है, शायद 2 थप्पड़ भी मार सके, लेकिन जिस पल उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मुश्किल में है, वो तुम्हारे और मुसीबत के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। उस वक्त कोच के बाहर घने अंधेरे के बीच ट्रेन गमनशील थी, पर भीतर महकमती उजली थी। रिया अब बह रही थी, सिसकियां पकड़ते हुए बोली, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, मैं बहुत दूर आ गई हूं। पापा की मान मर्यादा, गरिमा बचा लेना पापा की। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली, फिर कड़क स्वर में बोला, प्रतिष्ठा तब जाएगी जब तुम कल किसी थाने या अस्पताल में मिली हो। अभी भी वक्त है, अभी तुम सिर्फ एक ट्रेन में हो। बेटी, देर नहीं हुई है। वो बिलखते हुए बोली, मैं क्या करूं? सब कुछ तय हो चुका है, फिर घर जाना तो अपमान होगा। मैंने तुरंत कहा, फोन चालू करो, समीर को कॉल लगाओ। वो डरते हाथों से अपना फोन ऑन करने लगी, उंगलियां कांप रही थी। मैंने पास जाकर कहा, ठीक उसी तरह बताओ। पापा जाग गए थे। मैं घर से निकल गई, पर जल्दबाजी में पैसे और गहने लाना भूल गई। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है और एक टिकट है। मैं दिल्ली आ रही हूं। रिया ने कांपते हाथों से समीर का नंबर डायल किया। कॉल की घंटियां बजने लगी। 1, 2, तीसरी घंटी पर फोन उठी। बेबी, तुम ट्रेन में हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? समीर की आवाज में चिंता थी, या फिर झिझक भी हो सकती थी। रिया ने झिझकते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने इशारा किया, उसके चेहरे पर दृढ़ता भरते हुए। उसने धीरे से कहा, समीर, मैं ट्रेन में हूं। पर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? समीर आवाज में संदेह लिए बोला। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं घबरा गई थी और वो बैग घर पर रह गया जिसमें पैसे और कंगन थे। मेरे पास सिर्फ टिकट है, तुम मुझे लेने आओगे ना? वहां एक लंबी चुप्पी छा गई। ट्रेन के पहियों की खटखटाहट उस चुप्पी को और गहरा कर रही थी। फिर अचानक समीर की तेज आवाज आई, क्या तुम पागल हो क्या? रिया, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें 10 बार कहा था कि बिना बैकअप के यहां रहना मुश्किल है। तुम खाली हाथ चल दी हो। यहां दिल्ली में क्या हम हवा खाएंगे? रिया की आंसुओं की धारें बह रही थी, मगर चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसने लड़खड़ाते स्वर में पूछा, तो क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे? उसने फटकार लगाई। अरे यार, ये क्या कर रही हो? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और वापस जाओ। अभी हालात ठीक नहीं है, जब पैसे जुटा लेंगे तो आना। फोन कट गया। कोच में फिर गहरी खामोशी पसर गई, लेकिन ये चुप्पी इस बार रिया के भीतर थी। एक ही पल में सच्चे प्यार का जो गुब्बारा बिखर गया था, उसने उसे चौंका दिया था। रोमांच, बगावत, ये सब अचानक एक धोखे में बदल गया था। रिया ने अपना फोन गोद में रख दिया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन शरीर में झटका था, एक अजीब संभल आने वाली सन्नाटे सी। उन्होंने पुछल्ले में शांति भरने की कोशिश की, फिर धीरे से बोली, आप सही थे अंकल, ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक सौदा था। मैंने नेत्र मिलाए कहा, अब असली कॉल करने का वक्त है। वो कांपते हाथों से पापा का नंबर डायल कर रही थी। चार्ज किया बजी। 1, 2, तीसरी पर कॉल उठा दिया गया। हाँ रिया, तू कहां है बता बेटा? पिता की आवाज भरा हुआ दर्द ले आई थी।
एक टूटन। उसके शब्द झलक रहे थे। कुछ नहीं कहूंगा, कसम से, तेरी मम्मी ने सुबह से पानी नहीं पिया है। बेटा, घर आ जा। वो आवाज किसी ऐसे शख्स की थी जो शायद दुनिया के सामने कभी रोया नहीं करता, फिर भी फोन हमेशा एक बच्चे की तरह विलख उठी थी। रिया का दिल फूल में फूल गया। पापा, पापा मुझे माफ कर दो। मैं ट्रेन में हूं। पापा मुझे घर आना है। हाँ बेटा, हाँ, तू बस बता कौन सी ट्रेन है, मैं अभी गाड़ी निकाल रहा हूं। तू बस फोन रख ले, फटाफट बता, पिता व्याकुलता से कह रहा था। मुगल सराय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की लाइटें कंपार्टमेंट में झलकने लगी थी। डिपार्चर बोर्ड पर रेटिंगेज राष्ट्रीय राजधानी एक्सप्रेस रात के 2:30 बजे टिमटिमा रहा था। सुबह के 2:63 बज रहे थे। मैंने रिया का बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। यहां से वापस जाने की ट्रेन पकड़ जाएगी, मैंने उसे कहा, और तुम देखना, तुम्हारे पापा भी शायद आधे रास्ते से कार चलाकर आ जाएंगे, चिंता मत करो। वो दरवाजे पर इधर उधर भागती हुई आई, मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, शर्मिंदगी भरी, पर एक सुकून भी था कि अब वो सुरक्षित थी। उसने झुककर मेरे पैर छूने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और धीरे से गले लगा लिया। जाओ बेटा, घर जाओ, मैंने कहा। याद रखना, दुनिया में सॉरी कहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह माता पिता के पैर ही होते हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरी बाह छुड़ाकर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ी। फोन पर कह रही थी, हाँ पापा, मैं उतर गई हूं, मैं वेटिंग रूम में आ रही हूं। मेरी आंखें ट्रेन की सीटी के साथ धीरे धीरे सरकने लगे दरवाजे पर टिक गई। वो भीड़ में गायब नहीं हुई, बल्कि भीड़ को चीरकर अपने सच्चे संसार की ओर बढ़ गई थी, अपने पापा की ओर। मैं वापस अपने आसन पर लौट आया। मन में हल्की राहत और अपनों के लिए बहते आंसू दोनों घुल मिल रहे थे। आज की रात ने मुझे दिखाया कि कुछ बगावते समय रहते रुक जाएं तो बेहतर है। वही लड़की अब सुरक्षित थी, एक अजनबी की बदौलत। ट्रेन चल पड़ी मंजिल की ओर। मेरी नजरें पिछली बोगियों की तरफ थी, जहां कोई एक चलती आंखों वाली दुनिया फिर से सांभली थी।